Okay, hi everyone. A very good afternoon to you all. Driving economic empowerment for women and youth जो प्रोजेक्ट है मरिको और यूएनडीपी का, उसके अंडर जो वेबिनार आज ऑर्गेनाइज किया गया है, इस वेबिनार में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम जयांशी शर्मा है और आज के वेबिनार की मैं आपकी मॉडरेटर रहूंगी। इस प्रोजेक्ट के जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं वो है स्किल्स आर्ट एंड बियॉन्ड। और सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर मैं आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है मरिको और यूएनडीपी द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसका नाम है ड्राइविंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर वुमेन एंड यूथ। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लगभग 5000 कैंडिडेट्स को सॉफ्ट स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ट्रेनिंग देंगे और इसके साथ ही लगभग 3500 कैंडिडेट्स का हम प्लेसमेंट करवाएंगे। तो ये एक हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन जैसा था कि हम बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करने वाले हैं और आपकी किस तरह से मदद हो सकती है। आज के जो वेबिनार है उसका टॉपिक है जॉब्स फॉर यूथ, इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड एंड स्किल सेट एट वर्क प्लेस। तो आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं, पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं और फिर उनको इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करूंगी ताकि वो आपको आगे गाइडेंस दे सके और जितने भी एरियाज में आपको अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको आज इस वेबिनार के थ्रू आपके साथ वो शेयर कर सके। तो आज के जो हमारे पहले गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं मिस्टर आशीष वाल्मीकि, एएम रिक्रूटमेंट एंड मोबिलाइजेशन वेस्ट फ्रॉम क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड। वेलकम सर। Yes. और हमारे दूसरे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो है मिस्टर कपिल दुबे, हु इज अ करियर काउंसलर फ्रॉम स्किल्स आर्ट एंड बियॉन्ड। So, Ashish sir, I welcome you to this webinar and thank you so much for joining us today. And now I will request you to kindly proceed ahead and guide the students. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका और थैंक्स फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी कि मैं आज यूएनडीपी के प्लेटफॉर्म पे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊंगा कैंडिडेट्स का। होप सो कि जो अपॉर्चुनिटीज हमारे साथ साथ कैंडिडेट्स को मिली है वो उनके करियर को ग्रो कर पाएगी और उनको कुछ हमारा जो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है वो उनके लिए कुछ फ्यूचर के लिए कुछ फ्रूटफुल हो पाएगा। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने जो टॉपिक डिसाइड किया है वो दो टॉपिक, एक टॉपिक जो दो वर्ड में डिवाइड है, वो दो वर्ड ही हमारे पूरे करियर को डिफाइन कर देते हैं। एम आई ऑडिबल? मेरा वॉइस आ रहा है प्रॉपर आपको? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। टॉपिक की जो दो वर्ड है ना, एटीट्यूड एंड स्किल सेट, वो दो वर्ड ही हमारे पूरे करियर को डिफाइन कर देता है। अगर हम एज पर माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, एटीट्यूड, जितने लोग होते हैं उतने ही उनके एटीट्यूड्स होते हैं। हर एक व्यक्ति का एक पर्टिकुलर एटीट्यूड होता है, हर एक व्यक्ति का एक पर्टिकुलर एटीट्यूड होता है और हर एक इंडस्ट्री, हर एक रिक्वायरमेंट, हर एक प्रोफाइल को एक एटीट्यूड की जरूरत होती है। स्किल सेट सेम होता है। जब हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाते हैं, हम किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं या हम किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल पे काम करते हैं तो हम एक स्किल सेट के साथ काम करता हूँ। माफी चाहूंगा मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया आपको पहले। मेरा नाम आशीष वाल्मीकि है और मैं क्विस्ट कॉर्प लिमिटेड में एज अ असिस्टेंट मैनेजर वेस्ट हूँ, लाइक अ जोनल हेड, इंटायर वेस्ट को लीड कर रहा हूँ। सॉरी। तो जैसा मैंने बताया, दो वर्ड ही सारी चीजों को डिफाइन कर देते हैं। ही नहीं आ रही। और मेरा वॉइस नहीं आ रहा क्या? आ रही है सर, वॉइस आ रही है। बाकी लोग, आप लोग एक बार म्यूट कर लीजिएगा। आई थिंक आपके उस तरफ से इशू रहेगा। हाँ, मैं सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगी जो भी यहाँ पे उपस्थित है कि अपने अपने माइक्स को प्लीज म्यूट पर रखें। आप लोग माइक खोल लेते हैं तो वेबिनार के बीच में काफी डिस्टरबेंस हो जाता है, हमारे स्पीकर्स को दिक्कत होती है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। सर प्लीज कंटिन्यू।
तो जैसा हमने बताया कि स्किल सेट और एटीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है, एज पर माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो मैं अभी 10 सालों के एक्सपीरियंस के साथ जो देख रहा हूँ, वो सेम यही होता है कि जहाँ स्किल सेट होता है वहाँ एटीट्यूड मेंटेन नहीं हो पाता है, और जहाँ एटीट्यूड होता है वहाँ स्किल सेट मेंटेन नहीं हो पाता है। इन दोनों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है ना, अगर हम स्किल सेट भी ले लेते हैं, एटीट्यूड भी मेंटेन हो जाता है, तो इन सब के अलावा जो 99.99% जो डिसाइड करता है आपका करियर, आई थिंक सो, वो होता है डिसीजन मेकिंग। मुझे कोई बता पाएगा डिसीजन मेकिंग का क्या वर्ड है एम्प्लॉयबिलिटी में? किसी कैंडिडेट में से कोई बता पाएगा डिसीजन मेकिंग क्यों बोला मैंने, डिसीजन मेकिंग का क्या पार्ट होता है? कोई बोलना चाहेगा? आई थिंक अंजलि कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? कोई बताएगा मुझे डिसीजन मेकिंग क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सपोज एक जॉब है, आपका स्किल सेट है कॉमर्स, आपने कॉमर्स से बीकॉम करा है, और उस जॉब का रिक्वायरमेंट जो है वो कॉमर्स ही रिक्वायर्ड है। क्या मतलब हुआ इसका? कि एटीट्यूड और स्किल सेट दोनों मैच कर रहे हैं। ये दोनों मैच कर रहे हैं तो क्या आप जॉब ले सकते हैं? ऑब्वियसली ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इन दोनों के पहले जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो है डिसीजन। अगर आप, आपके सरकमफ्रेंस, आपके कंडीशंस अगर उसको मैच नहीं कर रही हैं, तो आप डिसीजन नहीं लेंगे उस जॉब को करने का। और आप अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो आपका स्किल सेट, आपका एटीट्यूड दोनों के होते हुए भी आप उस जॉब को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, जैसा कि अभी यूथ में देखा जाता है। जैसे ही हम फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कैंडिडेट को ऐसा फील होता है कि ये जो फर्स्ट जॉब है ये ही उसके करियर बनाएगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी लाइफ की फर्स्ट जॉब आपका करियर डिसाइड नहीं करती है। आपको सुन के थोड़ा सा शॉक लग रहा होगा, लेकिन जब हम डिसीजन मेकिंग मोड पे होते हैं तो ये ही चीज लेते हैं और इसको ऐसे ही आगे गो थ्रू करते हैं। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर हम पहला जॉब 10,000 रुपए का ज्वाइन करते हैं तो हमें कैसा लगता है कि यार 10,000 से स्टार्ट करेंगे तो कैसा होगा, 10,000 में तो हम रह भी नहीं पाएंगे, रिलोकेट होंगे तो वहां पे कितने का रूम मिलेगा। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम 10,000 से स्टार्ट करेंगे तो हमें वहां पे लर्निंग कितनी होगी, हमें वहां पे आगे 10 के बाद जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी ऑब्वियसली 12 या 15 की होगी, मतलब इससे तो ज्यादा की होगी, है ना। जो स्किल सेट हम यहाँ से सीख के जाएंगे, हो सकता है वो 10 के बाद डायरेक्ट 20 हो जाएगा, ये कोई नहीं से सोचता है। सबको बस ये लगता है कि अगर हम आज 10,000 से स्टार्ट कर लेंगे तो हो सकता है हमें कल 20,000 रुपए का हो। ये करते 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 हमें जब थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, फिर हमें डिसाइड करते हैं कि यार हमने अगर 10,000 का कर लिया होता तो आज मैं कम से कम एटलीस्ट 12 to 15 पे तो होता। तो एज पर माय सजेशन, मेरा सबसे पहला सजेशन आप यूथ्स को ये रहेगा कि सबसे पहले आप स्किल सेट और अपॉर्चुनिटी के पहले सबसे पहले आप एक डिसीजन लेना स्टार्ट करें। बहुत छोटा सा पार्ट होता है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, कई बार होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप रिजेक्ट होते हैं, आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन आप किसी पर्सनल कारणवश या अपने किसी सजेशन के कारण बस आप उसको डिसीजन मेकिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। ये ही वो यू टर्न होता है लाइफ का, जब आप अपनी एक अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं और आगे चल के जब कुछ समय बाद अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं आती है या उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आती है तो फिर हमें दुख होता है कि अगर हमने काश वो ज्वाइन कर लिया होता। आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप लोगों के दोस्त के साथ होता है, एक ही कैंपस में जाते हैं, एक ही साथ इंटरव्यू देने जाते हैं, दो लोग, एक सिलेक्ट हो जाता है, दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं और एक ज्वाइन कर लेता है और दूसरा उसको ज्वाइन इसलिए नहीं करता है कि सैलरी कम है, दूर कैसे जाएंगे, बाहर नहीं रह पाएंगे। और जब वो जो कर लेता है, जब 6 महीने बाद उससे जाके मिलते हैं तो उसको फील आता है कि अरे ये तो 10,000 से स्टार्ट किया था और आज ये 2 साल बाद, 1 साल बाद या 6 महीने बाद ये मैनेजर है और आज इसकी सैलरी ये है और हम कहाँ पर हैं, हम वही हैं अभी भी, अप डाउन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर कुछ और अच्छा है। फिर हमें उस टाइम पे जाके दुख होता है कि हमने काश अगर उस दिन कर लिया होता तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। तो पहला मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आपको डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जो बैरियर आता है अभी यूथ को जॉब स्टार्ट करने में, वो ये होता है कि हम कभी भी रिलोकेट करने के लिए रेडी नहीं होते। एमपी में स्पेशली जो होम सिकनेस का माहौल है वो 99.99। आप जैसे ही ये डिसाइड करते हैं कि आपको जॉब करनी है, आप पहला डिसीजन ये लेते हैं कि हम अपनी लोकल सिटी में ही करेंगे। अगर मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ तो मैं इंदौर में ही करूंगा, और अगर मैं
भोपाल से हूँ तो भोपाल में ही करूंगा। पहले हमने एक बैरियर डिसाइड कर लिया कि हम इसके बाहर नहीं करेंगे, मतलब ये फिक्स है कि अगर भोपाल की अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं तो ज्वाइन नहीं करने वाला। ठीक। फिर अगर दिल्ली मुंबई की कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जब मैं भोपाल नहीं जाने के लिए रेडी हूँ तो दिल्ली मुंबई कैसे जाऊंगा। तो उस कारण से हमें जो अच्छी या बड़ी या करियर ग्रोथ वाली अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं वो हम ग्रैब नहीं कर पाते। आफ्टर सम टाइम हमें फील होता है कि काश अगर वो मैं हैदराबाद में ज्वाइन कर लिया होता तो आज मेरा पैकेज इतना होता, आज मेरी प्रोफाइल ये होती, वो फिर वहां से ट्रांसफर लेके मैं इंदौर या भोपाल में आके शिफ्ट हो सकता था, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो सेकंड मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन आपको ये है कि आपको रिलोकेट होने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। जब हम करियर में निकलते हैं, आप बताइए, आप घर से बाहर निकलते हैं पढ़ने, तो आप कहाँ जाते हैं? आप उस टाइम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं घर पे ही रहूंगा? उस टाइम हम क्या सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, कितनी भी दूर जाके स्कूल हो लेकिन स्कूल अच्छा होना चाहिए। लेकिन सेम थिंग जब हम जॉब में अप्लाई करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कितनी ही खराब जॉब हो लेकिन लोकल में हो। हमेशा यही सोचते हैं। फिर हम क्यों नहीं बोलते हैं कि कंपनी बस अच्छी हो, भले वो इंडिया में नहीं हो, हम चले जाएं। मैं सभी के साथ ये चीज कंपेयर नहीं करूंगा, कभी कभी कुछ पारिवारिक परिस्थितियां भी होती हैं कि आप सिंगल चाइल्ड हैं तो आप नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दिन के साथ में ऐसा मैं देख रहा हूँ अभी तक, वो यही इशू आता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, स्किल बहुत अच्छा है, बट मैं रिलोकेट नहीं हो पाऊंगा। तो सबसे पहले आपको डिसीजन मेकिंग लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। भले आप बड़े बड़े डिसीजन ना लें, छोटे छोटे डिसीजन लेना स्टार्ट करें। सेकेंड, आपको रिलोकेट होने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा कि हाँ, आप रिलोकेट कर सकते हैं। तीसरा, ओवरऑल जो करियर डेवलपमेंट है वो स्पेशली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सबसे पहला होता है कॉर्पोरेट, जिसमें सारे ऑफिशियल्स जॉब आते हैं। सेकंड होता है इंडस्ट्रियल। जब भी हम एक इंडस्ट्रियल नाम लेते हैं तो हमें दिमाग में एक ही पिक्चर दिखाई देती है, इंडस्ट्री मतलब लेबर में हो या ज्यादा से ज्यादा आईटीआई डिप्लोमा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडस्ट्री में भी इतने अच्छे अच्छे प्रोफाइल होते हैं, अच्छी जॉब्स होती हैं, अच्छी सैलरीज होती हैं, जो कि हम कभी ट्राई भी नहीं करते हैं। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे जितने भी कॉरपोरेट थे सारे बंद थे, और जो बंद नहीं थे वो वर्क फ्रॉम होम में थे, जिस कारण से उनके जॉब इफेक्ट हुए हैं। लेकिन वही सेम चीज अगर आप इंडस्ट्रियल में देखेंगे तो जो 99% पे चल रहा था प्लांट, वो अब 200 प्लस पे चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर दिया। तो जो सस्टेनेबल पीपल थे जो रुके थे वो तो ठीक थे, जो नहीं रुके थे तो उनका डिमांड में क्या हुआ, सारे प्रोडक्शन बंद हो गए थे, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस जो थे वो जस्ट डबल हो गए थे। तो इंडस्ट्रियल में ग्रोथ, सबसे पहला, जॉब लगना बहुत इजी होता है। जैसे ही हम एंट्री लेवल जॉब्स करते हैं इंडस्ट्री को हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि इसको एक्सपीरियंस नहीं है, इसने कभी इंडस्ट्री में काम तो नहीं किया है, तो हमेशा इंडस्ट्री आपको ऑब्जर्व एज अ फ्रेशर करती है, जबकि ये सेम चीज कॉर्पोरेट में नहीं होती। कॉर्पोरेट को डिमांड होता है कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, उसके बाद लाइसेंस होना चाहिए, कन्वेंस करना आना चाहिए, मेच्योर्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज होना चाहिए, जबकि इंडस्ट्री आपको बिल्कुल ब्लैंक एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ इंडस्ट्रीज में तो डिसेबल को भी बोल देते हैं कि हाँ आप डिसेबल हैं तब भी हम ले लेंगे, आपको छोटा छोटा कुछ काम दे देंगे। तो पहला, जब भी हमें कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल में आता है, अगर आप करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और आप इंडस्ट्रियल चाहते हैं, तो आपको ये माइंडसेट चेंज करना होगा कि इंडस्ट्री में सिर्फ लेबर का जॉब होता है, इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब्स होते हैं, और वो आप स्टार्ट करने के बाद में अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तीसरा मेरा सबसे बड़ा यूथ को लेके जो विषय है कि हम कैसे करें, क्या करें और क्यों पहली जॉब को करियर ना बनाएं, तो उसके ऊपर हमारा डिस्कशन ये है कि आपको अगर एक कंपनी में ज्वाइन करते ही साथ जो आप कंपनी बोल रहे हैं उसी कंपनी में अगर लाइफ टाइम का बॉन्ड दिया जाए तो कितने लोग ज्वाइन कर लेंगे? मुझे कोई बता सकता है? एक फिक्स सैलरी कर दी जाए और आपको बोल दिया जाए कि ये आपका गवर्नमेंट जैसा जॉब है, आपको जिंदगी भर नहीं निकालेंगे, तो कितने लोग वहां पे ज्वाइन कर पाएंगे? कोई ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी को करियर में ग्रोथ सैलरी कितनी चाहिए। मिलेगी लगभग? सॉरी? सैलरी कितनी मिलेगी? मैं ज्वाइन कर सकता हूँ बॉन्ड भरवा के, तो सैलरी कितनी अगर मिलेगी? प्रेशर की आप जब स्टार्ट करेंगे तो कितना सैलरी स्टार्ट होगा आपके हिसाब से? तो लोकल में रहेगा सर, बाहर रहेगा?
अगर लोकल में रहेगा तो कितनी सैलरी लोगे आप? लोकल में रहेगा तो 12-15। अगर 20 मिल जाए और लाइफ टाइम के लिए फिक्स कर दी जाए तो कर लोगे? लोकल में? हाँ। हाँ कर लूंगा सर मैं। तो आप 10 साल बाद जब एक्सपीरियंस होगा उसमें भी 20 ही मिलेगी तो कर लोगे? तो सर सैलरी तो अभी से ही 20 मिल रही है ना। वही बोल रहा हूँ ना कि एक अगर लाइफ टाइम का सेट करके दिया जाए तो आप कर पाओगे क्या जॉब? तो सर आगे 1 साल में 10% तो सैलरी का वैसे ही बढ़ता है ना सर। हाँ, वही बोल रहा हूँ, ऐसे ही होता है। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोई भी लाइफ टाइम के लिए बुक होना नहीं चाहता है। मैं तो लाइफ टाइम का बोल रहा हूँ। अगर मुझे कंपनी बोले ना कि 2 साल का बॉन्ड है तो भी मैं नहीं करूंगा, 1 साल का भी बोले ना तो भी नहीं करूंगा मैं। क्योंकि अगर मुझे 6 महीने बाद अच्छी सैलरी पे, अच्छी प्रोफाइल पे, एक्सपीरियंस के साथ में मुझे हाइक मिलता है तो मैं ऑब्वियसली कंपनी छोड़ दूंगा। क्योंकि मुझे क्या चाहिए? ग्रोथ। लेकिन जब हम कंपनी ज्वाइन कर रहे होते हैं उस टाइम, डिसीजन के टाइम पे हम ऐसा सोचते हैं कि सर कैसे बढ़ाओगे, अगर नहीं बढ़ाई तो क्या करेंगे, 10,000 में क्या होगा। ये चीज उस टाइम सोचनी चाहिए ना हमें कि अभी हम स्टार्ट करते हैं, 6 महीने बाद अगर इस कंपनी ने, 1 साल बाद अगर इस कंपनी ने सैलरी नहीं बढ़ाई हमारी, तो ऑब्वियसली कोई और कंपनी एक्सपीरियंस बेस पे हमें ले लेगी। लेकिन उस टाइम हम उल्टा सोचते हैं, 6,000 से क्यों स्टार्ट करेंगे, हमें तो 12,000 मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपके स्किल एटीट्यूड के साथ साथ आपको डिसीजन मेकर जो है वो सबसे पहला बनना पड़ता है। क्योंकि कुछ भी हो जाए लाइफ में, सारी चीजें जो डिपेंड करती हैं वो डिसीजन मेकिंग करती हैं। और डिसीजन मेकिंग होने के लिए आपके पास वेरिएबल होने चाहिए, और वेरिएबल होने के लिए आपके पास सही गाइडेंस होना चाहिए। अगर मेरे पास प्लेन है और आप आके मुझसे पूछोगे कि सर मैं फ्लाइट लेने का सोच रहा हूँ, एक प्लेन ले लूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है, टाइम बहुत लगता है, ट्रैफिक इतना है, प्रदूषण इतना है, तो मैं ऑब्वियसली आपको यही बताऊंगा, हाँ यार ये अच्छा है, टाइम भी बच जाता है, ट्रैफिक का भी इशू नहीं है। लेकिन वही अगर मेरे पास साइकिल है और आप बुलेट का सोच रहे हैं, और मुझसे अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, सर आप बताओ कि यार मैं सोच रहा हूँ 250 वाला बुलेट ले लूँ, एवरेज भले कम है लेकिन चलाने में मजा आता है, एक रॉयल फीलिंग आती है, तो मैं जो आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ना वो साइकिल वाला करूंगा। क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल है वो साइकिल के हैं। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, जब भी आप करियर डिसीजन लें तो आप एक वर्टिकल हेड, आपका जो स्पेशलाइजेशन हेड है, जिसको ये पता है कि इसकी मास्टरी है, इसका एक्सपीरियंस है, उससे लेना चाहिए। लेकिन उस टाइम हम क्या देखते हैं? अपने साथ वाले का, अपने कलीग का, उसको कितना एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर राम नहीं करेगा तो श्याम नहीं करेगा, और श्याम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि राम का सिलेक्शन नहीं हुआ है। या फिर पिताजी का बोलना है कि बाहर नहीं जाएंगे, मम्मा बोल रही है कि वहां पे तो चावल मिलते हैं, रोटी नहीं मिलती, तो तुम कैसे रहोगे। तो हम सिमिलर एक्सपीरियंस से नहीं लेते ना उस टाइम पे गाइडेंस। उस टाइम पे हमें किसी अच्छे एक्सपीरियंस से या करियर काउंसलर से काउंसलिंग लेनी चाहिए। जब भी आपको फीवर आता है या कोई बुखार आता है, कितने परसेंट लोग हैं जो खुद में ही दवाई कर लेते हैं? मुश्किल से बहुत कम परसेंट होंगे ना। सीधा हम मुंह उठा के कहाँ जाते हैं? पहले डॉक्टर के पास। डॉक्टर कुछ भी नहीं होता है, डॉक्टर एक कंसल्टेंट होता है जिसको हम मेडिकल कंसल्टेंट बोलते हैं। वो आपके वेरिएबल्स को लेता है। अच्छा दर्द हो रहा है, मतलब पेन किलर, पैरासीटामोल। अच्छा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द की गोली दे दी। अच्छा पेट में प्रॉब्लम है, चलो ये वाली दे दो। सेम चीज जब हम मेडिकल इमरजेंसी में यूज करते हैं उसके ट्रस्ट के साथ, अच्छा ये एमडी है मतलब ये सर्टिफाइड है, मतलब ये अगर बोल रहा है तो सही बोल रहा हो। ये सेम चीज हम करियर में क्यों नहीं लेते हैं कि एक बढ़िया एचआर से मिले या साइकोलॉजिकल काउंसलर से मिले या एजुकेशनल काउंसलर से मिले और उनसे समझें, और वो जब बताए फिर उसको हम डिसीजन लें कि ये ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जबकि आप सोचो सर दर्द तो 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद दूर हो जाएगा, लेकिन ये करियर का यू टर्न अगर आपने गलत ले लिया तो ये आपके पूरे करियर का यू टर्न हो सकता है। तब हम कभी भी नहीं करते हैं कि नहीं चाचा ने ऐसा बोला था, वो साथ वाला गया था लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा। उस टाइम पे हमें अलर्ट रहना चाहिए। उस टाइम पे हमें डिसीजन लेने के लिए, हमारे पूरे लाइफ के डिसीजन है, तो उस टाइम पे हमें ऐसा लेना चाहिए कि करियर गाइडेंस से मिलकर उससे समझें, उसके स्पेशलाइजेशन को देखें कि जो हमें गाइड कर रहा है। आज मैं रिक्रूटमेंट फॉर्म में हूँ 10 साल से। मैं आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी क्विस्कॉर्प लिमिटेड में एज असिस्टेंट मैनेजर वेस्ट हूँ। आज मैं जो बातें कर रहा हूँ आपसे वो मेरा प्रैक्टिकल है। मैं जो रोज फील करता हूँ
मेरे पास 200 बच्चे हैं जो रेडी टू लोकेट हैं, बट सेंटर ने बोला है कि सर अगर आप एक बार काउंसलिंग लोगे तो शायद आप बता पाएंगे। आप मेरी बात इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मैं 10 साल का एक्सपीरियंस रख के बैठा हूँ। मेरे साथ डेली वो चीजें होती हैं जो आपके साथ करियर में आगे होनी है। मैं अगर बोलता हूँ तो बच्चे समझ जाते हैं, हाँ अच्छा सर आप बोल रहे हैं, आप HR हैं, आपको पता है इतनी सैलरी होगी, आपको पता है कि वहाँ पे कंडीशन क्या होगी, तो वो मान लेते हैं। वो उस ट्रेनर का क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो उनसे डेली मिलते हैं। तो आपको सिर्फ डिसीजन मेकिंग के टाइम पे कुछ वेरिएबल्स का ध्यान रखना पड़ेगा और उन वेरिएबल के साथ में डिसीजन लेना पड़ेगा, तो आप करियर में कभी भी परेशान नहीं होंगे। लेकिन हम ऐसा कभी भी नहीं करते। आप में से कितने लोग होंगे जो करियर काउंसलर से कभी मिले होंगे करियर के डिसीजन के टाइम पे? मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लागू होंगे। तो मेरे ये कुछ 3-4 पॉइंट हैं, अगर आप ये 4 पॉइंट्स को याद रखते हैं तो आई थिंक सो कि आपके करियर में आगे प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी और आपके जो प्रॉब्लम्स आते हैं आप उनको इजीली हैंडल कर पाएंगे। किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है आपको? किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन हो आशीष सर से, तो प्लीज अपने अपने डाउट्स या क्वेरीज पूछ लें। अगर पूछ नहीं सकते, माइक ओपन करने में कुछ दिक्कत है, तो फिर चैट बॉक्स में भी आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं पढ़ के सर को सुना दूंगी आपका क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, सर की कोई बात समझ नहीं आई हो? आई थिंक भार्गव तुम्हारे क्वेश्चन तो बहुत सारे थे। भार्गव म्यूट है तुम्हारा। जी सर। तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन है, सर से बात करो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? तो वैसे सर जॉब किस टाइप की मिलेगी तुमको? कहाँ पर मिलेगी? मैंने आपको जॉब बताई कि जॉब मिलेगी। क्या सर? हेलो, किस जॉब की बात कर रहे हैं आप? मैंने आपको जॉब का तो बताया ही नहीं सर, आपने बताया था ना कि मतलब बॉन्ड भरवा लेते हैं फिर उसके बारे में। नहीं। आपका क्वेश्चन क्या? मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या पूछना चाह रहे हैं? जैसे कि सर आपने बोला था ना अभी, जैसे कि जो बॉन्ड भरवा लेते हैं 20 साल का, मतलब तो सर वो कौन सी कंपनियां रहती हैं उसमें? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा था कि जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम ऐसे सोचते हैं कि वो जो जॉब है वो लाइफ टाइम है, इसलिए हम 10,000 में नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मैंने जस्ट अपोजिट आपसे पूछा कि कैसे करोगे, तो आपने बोला कि नहीं 6 महीने 1 साल जॉब मिलना चाहिए। तो मैं वही कंपैरिजन बता रहा था आपको कि हमें जब डिसीजन मेकिंग में होता है ना, तो ये सोच के करना पड़ता है कि ये जो जॉब है ये हमारा करियर नहीं बना रही है, सिर्फ हमें स्टार्ट करने के लिए। ओके सर। कोई और जिसका कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो आशीष सर के लिए? ओके, आई थिंक सबको सब चीजें क्लियर हैं और कोई क्वेश्चन या क्वेरी नहीं है। तो थैंक यू सो मच आशीष सर हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस बेसिक एग्जांपल्स के साथ बच्चों के साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर कि कोई डाउट या क्वेरी शायद इसीलिए नहीं है क्योंकि आपकी बात इतनी सरल और स्पष्ट शब्दों में आपने रखी। तो आई थिंक थैंक यू सो मच और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी कपिल सर को। ओके, अब मैं इनवाइट करूंगी कपिल दुबे सर को, जो कि आपकी करियर काउंसलर और गाइडेंस के लिए यहाँ पर हमने इनवाइट किया गया है उन्हें। और
Welcome, Kapil sir. Thank you, Jayanshi. First of all, very good afternoon to each one. और अभी जिस हिसाब से आशीष सर ने इतना अच्छा कैरियर काउंसलिंग करी है कि आई डोंट थिंक रिक्वायरमेंट और कुछ पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक एक चीज को जो बारीकी से समझाया है, चीजों को क्लियर करके कि कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना कैरियर और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कितना स्टेज पे हम लोगों को सैलरी एक्सपेक्टेशन हम लोगों के लिए दिमाग में जो रहता है वो कितना रहना चाहिए, जो एग्जैक्ट मार्केट में कंडीशन चल रही है आज के टाइम पे वो उन्होंने क्लियर किया। तो बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक सबको कोई क्वेश्चन भी उस टाइम आशीष सर से पूछे नहीं, ठीक है। तो जयंशी, मुझे नहीं लगता कि इनके दिमाग में और कुछ ऐसा कुछ रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए कैरियर काउंसलर के रूप में यहाँ पे आज इनवाइटेड हूँ। और जो भी अगर आपको कोई डाउट है कैरियर को लेके या कुछ भी पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर कपिल सर से अभी, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में कपिल सर के ही हैं, तो अगर कपिल सर से किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेरी अभी है जॉब रिलेटेड, तो प्लीज आप कपिल सर से अपना क्वेश्चन या क्वेरी पूछ लें। और इसके बाद हम, क्योंकि अपना ट्रेनिंग सेशन शुरू करने वाले हैं, तो अगर किसी को जॉब से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो अभी कपिल सर से आप लोग पूछ लें। एक बच्ची ने यहाँ पे लिख के दिया है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है चैट बॉक्स पे। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए अभी नीलू मैडम अभी हैं शायद इसी ग्रुप पे, अभी चैट बॉक्स में। नीलू मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उसको आंसर दें और अपना नंबर शेयर कर दें, सो डेट उनको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मिल सके। और बाकी जयंशी, मेरे हिसाब से आप ट्रेनिंग सेशन चालू कर दें, क्योंकि Sure. और के किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं जैसा देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स पे, जी है ना। ठीक है सर, तो ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, हैव अ ग्रेट डे। सेम हियर, बाय बाय। ओके, सो हाय एवरीवन। जैसा कि आपने हमारे दोनों ही स्पीकर्स को सुन लिया है, कुछ एक्सपीरियंसेस और उनके पर्सनल व्यूज को आपने, सजेशंस को, ओपिनियंस को सुना, समझा। तो अब इसके साथ ही, जैसे कि हर जॉब में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए भी कुछ स्किल सेट्स, जो कि आज हमारे वेबिनार का टॉपिक भी था, कि स्किल सेट्स और एटीट्यूड, राइट। तो इनको भी सीखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। आशीष सर ने ये चीज बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी आप लोगों को कि स्किल सेट और एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो आज जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा, अभी आपका हम एक ट्रेनिंग सेशन करने वाले हैं, और कल 3 बजे भी एक ट्रेनिंग सेशन आपका होगा। ट्रेनिंग सेशन सब अटेंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, ताकि आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं उनको हम एनहांस कर सके, इम्प्रूव कर सके, जिससे आपको बेहतर से बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल हो सके। तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये किसी को पता है क्या? कोई मुझे बता सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कोई बताएगा? चैट बॉक्स में लिख दो। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है? पता नहीं है। पता नहीं। गूगल है सबके पास? देख तो सकते हैं कम से कम।
एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता, ठीक है। इट इज क्लोज रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। तो आपको किसी भी काम को, बिजनेस को, एंटरप्रेन्योरशिप को सफल करने के लिए क्या स्किल्स की जरूरत है, क्या स्किल सेट चाहिए, उसके बारे में आज हमारी ट्रेनिंग होगी। हमारी जो ट्रेनर है वो रहेंगी वर्तिका मिश्रा, ठीक है। तो इसमें आप समझेंगे कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप में कि क्या क्या चीजों की जरूरत है, किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आपके करियर को, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे आपके करियर को एनहांस करने में, आपके वो अच्छे से अच्छा जॉब दिलाने में कैसे सपोर्ट कर सकती है, कैसे एनहांस कर सकती है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको आज ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या एटीट्यूड और स्किल सेट्स जरूरी है, उन सब के बारे में आज बात की जाएगी। एंड जल्दी हमारी ट्रेनर हमें ज्वाइन करने वाली है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब ट्रेनिंग सेशंस होते हैं तो प्लीज आप लोग का इंटरैक्टिव होना जरूरी है। जब तक आप लोग इंटरैक्शन नहीं करते, क्वेश्चन आंसर वाले राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करते, तब तक ट्रेनर को समझ नहीं आता कि आपको कितना और क्या समझ आया है, ठीक है। ये ट्रेनिंग है ताकि आप कुछ नया सीख सके, जो आपके करियर ग्रोथ में आपको सपोर्ट करे, आपको हेल्प करे। लेकिन अगर आप ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे, अब हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देंगे या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अपनी तरफ से कोई क्वेरी लेकर नहीं आएंगे, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये जो ट्रेनिंग सेशन है वो आपके लिए कितना लाभदायक साबित हुआ, ठीक है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को जितना ज्यादा आप इंटरैक्टिव रख सके, जितना ज्यादा अपना पार्टिसिपेशन दे सके, उतना ही अच्छा रहेगा।